बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपने विद्यालय को अब तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे, लेकिन हम जो दूरदर्शन के माध्यम से आपका विद्यालय आपके घर लेकर आए हैं, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान,
इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-awards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय को हमने 9 भागों में बांटा है। आज हम अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिचय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिचय हम शुरू करेंगे ज्यामिति से। ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्यामिति 2 तरीके की होती है। पहली है समतल ज्यामिति, जो कि आप सब अपनी पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और दूसरी है ठोस ज्यामिति, जो हम इस अध्याय में जानेंगे। चलिए अब हम इन दोनों तरह की ज्यामिति के बारे में थोड़ा और जानते हैं। समतल ज्यामिति वो ज्यामिति होती है जिसमें हम द्विविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं, और ठोस ज्यामिति वो ज्यामिति होती है जिसमें हम त्रिविमीय
आकृतियां के बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम ये जानेंगे कि द्विविमीय आकृतियां कौन सी होती हैं और त्रिविमीय आकृतियां कौन सी होती है। द्विविमीय आकृतियां में आ जाएंगी आयत, वर्ग इत्यादि, और त्रिविमीय आकृतियां में आएंगी घन, घनाभ, शंकु इत्यादि। द्विविमीय आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जिनके लंबाई और चौड़ाई होती है, और त्रिविमीय आकृतियां वो आकृतियां होती है जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। समतल ज्यामिति में हम ज्ञात करते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं, और क्षेत्रफल होता है कि कोई भी द्विविमीय आकृति कितना स्थान घेरती है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। और ठोस ज्यामिति में हम ज्ञात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि हमारे इस अध्याय का नाम है। तो चलिए अब हम एक एक करके जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं त्रिविमीय आकृति का, और त्रिविमीय आकृति एक प्रकार की ठोस होती है जिसकी कुछ ऊंचाई होती है और गहराई होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए पृष्ठों के कुल क्षेत्र का एक माप है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, त्रिविमीय आकृति पृष्ठों से मिलकर बनती है, और उन पृष्ठों द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र का माप पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। आइए कुछ आकृतियों से देखते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये देखिए, ये है एक घन। आइए अब हम देखते हैं कि इसके कितने पृष्ठ हो रहे हैं। ये घन अभी खुला था, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 6 पृष्ठ हैं, जो कि होती है ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे और पीछे। जिन सभी पृष्ठों को मिलाकर एक घन बनता है, और इन पृष्ठों द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण से जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ये है एक घनाभ, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ पृष्ठ आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। यह घनाभ 6 आयताकार पृष्ठों से बना है। आइए देखते हैं कि वो 6 आयताकार पृष्ठ कौन कौन से हैं। पहला है पृष्ठ EHGF, दूसरा है पृष्ठ ADCB, तीसरा पृष्ठ है EHDA, चौथा पृष्ठ है FGCB, पांचवा पृष्ठ है HGCD और छठा पृष्ठ है EFBA। तो ये सभी पृष्ठ हैं जिनसे मिलकर घनाभ बना है, और इन पृष्ठों द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इन उदाहरण से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आयतन की ओर। आयतन, जिसे इंग्लिश में हम वॉल्यूम कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आयतन क्या होता है। सभी पदार्थ त्रिविमीय स्थान घेरते हैं। इसी त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं। अभी आपने उदाहरण में देखा घन और घनाभ को, जिसे आप देखकर बता पा रहे होंगे कि यह त्रिविमीय आकृति कोई न कोई स्थान घेरती जरूर होगी, और इस त्रिविमीय आकृति के द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा के माप को आयतन कहते हैं। चलिए एक और परिभाषा देखते हैं आयतन की। आयतन का मतलब होता है कि कोई त्रिविमीय आकृति अपने अंदर कितना द्रव्य रख सकती है। इसे हम एक उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि यह एक ग्लास रखा हुआ है जिसके अंदर पानी भरा जा रहा है। तो इस ग्लास में हम कितना पानी भर सकते हैं, ये कहलाता है उस ग्लास का आयतन, अर्थात वॉल्यूम।
तो इस आकृति से आपको वह वाक्य समझ आ रहा होगा कि किसी त्रिविमीय आकृति अपने अंदर कितना द्रव्य रख सकती है, उसे हम आयतन कहते हैं। तो अभी तक आपने जाना पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में। चलिए अब हम ये जानते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। तो इस अध्याय में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का और गोले का। हम हमारे अगले और वीडियोस में इन सभी त्रिविमीय आकृति के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने जाना परिचय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। धन्यवाद। उसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है और हमें ज्ञात करना है शंकु के आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया है यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि बराबर है 14 सेंटीमीटर के और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि बराबर है 308 सेंटीमीटर वर्ग के। तो यहाँ पर हम शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं जब हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र को समीकरण करेंगे हमारे प्रश्न में दिए गए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो आइए देखते हैं कि हमें इस तरह करने से क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि बराबर होता है पाई आर एल के समीकरण करेंगे 308 सेंटीमीटर वर्ग के। यहाँ से हमें प्राप्त होगा पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर वर्ग, जहाँ पर अब हम पाई और एल के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम यहाँ पर पाई और एल के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22/7 गुने आर गुने 14 सेंटीमीटर बराबर 308 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा आर बराबर 308/2 गुने 22 सेंटीमीटर, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें शंकु के आधार की त्रिज्या प्राप्त हुई है जो कि बराबर है 7 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न का पहला भाग प्राप्त कर लिया है। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान। तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं जो कि बराबर होती है पाई आर गुने एल प्लस आर के। तो चलिए अब हम यहाँ पर पाई आर और एल के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम यहाँ पर इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22/7 गुने 7 गुने 14 जोड़ 7 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22/7 गुने 7 गुने 21 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह हमने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया जो कि बराबर है 462 सेंटीमीटर वर्ग। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह हम शंकु के सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पा रहे हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 9वीं का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का डेली टेस्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सही सूत्र कौन सा है? ए पाई आर गुना एल प्लस आर, बी पाई आर गुना एच प्लस 2r, सी पाई आर एल, डी पाई आर एच माइनस आर।
प्रश्न 2, निम्नलिखित में से शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सही सूत्र कौन सा है? ए पाई आर गुना एल प्लस आर, बी पाई आर गुना एच प्लस 2r, सी पाई आर एच, डी पाई आर एच माइनस आर। प्रश्न 3, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए 180 सेंटीमीटर वर्ग, बी 374 सेंटीमीटर वर्ग, सी 105 सेंटीमीटर वर्ग, डी 748 सेंटीमीटर वर्ग। प्रश्न 4, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए 125 सेंटीमीटर वर्ग, बी 275 सेंटीमीटर वर्ग, सी 500 सेंटीमीटर वर्ग और डी 550 सेंटीमीटर वर्ग। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि क्या होती है? ए 2 पाई आर, बी 3 पाई आर एच, सी 4 पाई आर एच, डी 2 पाई आर गुना एच प्लस आर। सही उत्तर है प्रश्न 1 का सी, प्रश्न 2 का ए, प्रश्न 3 का बी, प्रश्न 4 का बी, प्रश्न 5 का ए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्य और ऊर्जा का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कार्य का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि ऊर्जा का परिचय क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कार्य वो होता है जब बल किसी वस्तु पर लगता है और उस वस्तु का विस्थापन उस बल की दिशा में ही होता है, जिसका मतलब है कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन के। मतलब जब जब विस्थापन होगा तब तब ही कार्य होगा। परंतु दोस्तों, ये तब तक ही लागू है जब तक बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। अगर दूसरी स्थिति में ऐसा हो कि गति की दिशा अलग हो तो कार्य कुछ और ही आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य क्या और कैसे आता है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक लड़का है जो कि इस गाड़ी को अपनी ओर खींच रहा है। इसमें बल उस दिशा में लग रहा है जहां पर इस लड़के ने रस्सी को पकड़ के रखा है। तो ये जो गाड़ी है वो क्षैतिज रेखा के साथ घूम रही है, मतलब इसकी गति की दिशा सीधी है। मान लीजिए बल और गति की दिशा में कोण थीटा बन रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सारी चीजों को x की दिशा में निकाल लेंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सारी चीजों को x की ही दिशा में क्यों निकालेंगे। वो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी x की ही दिशा में चल रही। तो दोस्तों, यहाँ पर जो s है, मतलब जो विस्थापन है वो x दिशा में हो रहा है। तो हमें पता है W बराबर है F गुना S के। तो अगर हम यहाँ से डॉट उत्पाद को हटा दे तो हमारे पास आएगा W बराबर Fs cos थीटा। तो दोस्तों, अब इस समीकरण से आपने समझा कि जब कोई वस्तु कोण थीटा से चल रही होगी तो उसका कार्य सरल नहीं होगा, वो होगा Fs cos थीटा के बराबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब बल गति की दिशा में लंबवत होता है तो कार्य क्या आता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पृथ्वी है जो कि सूर्य की ओर चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों, इस स्थिति में क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वहां पर केंद्राभिमुख बल लगता है और इस उदाहरण में इस बल की दिशा सूर्य की तरफ है, मतलब वृत्त की त्रिज्या के साथ लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी की जो गति की दिशा है वह स्पर्श रेखा में होती है, जिसका मतलब है यहाँ पे जो हमारा कोण होता है वो 90 का होता है।
तो अगर हम कार्य के सूत्र से देखें तो यहाँ पे जो कार्य आएगा वो शून्य आएगा। मतलब विज्ञान के अनुसार हमारी पृथ्वी ने आज तक कोई भी काम नहीं किया है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, ये कोई एक आदमी है जो कि पानी से भरी बाल्टी को इस रस्सी के द्वारा खींच रहा है और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि बाल्टी जो कि ऊपर की ओर आ रही है वो भी ऊपर की दिशा में एक बल लगा रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर गति की दिशा ऊपर की तरफ है। तो दोस्तों, यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों ही ऊपर की दिशा में लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोण होगा वो शून्य होगा और यहाँ पर जो कार्य आएगा वो बराबर होगा Fs के। मतलब यहाँ पर जो कार्य होगा वो सकारात्मक कार्य होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब बल गति की दिशा से विपरीत लगता है तो कार्य की संख्या क्या आती है। चलिए दोस्तों, अब इसी उदाहरण को फिर से लेते हैं। ये आदमी क्या कर रहा है, पानी की बाल्टी को रस्सी के द्वारा खींच रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक और बल लग रहा है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। और हम देख सकते हैं कि बाल्टी ऊपर आ रही है, मतलब इसमें गति की दिशा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत है, जिसका मतलब है हमारे पास कार्य बराबर है Fs cos 180 और cos 180 की संख्या हम जानते हैं कि घटा 1 होती है, जिसका मतलब है यहाँ पर कार्य बराबर है घटा Fs के। मतलब यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो नकारात्मक कार्य है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊर्जा का परिचय क्या होता है। दोस्तों, ऊर्जा मूल रूप से कार्य करने की क्षमता होती है, जिसका मतलब है हमारे पास जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी हम उतना ही काम कर पाएंगे और हमारे पास अगर कम ऊर्जा होगी तो हमारा जो कार्य आएगा वो कम आएगा, जिसका मतलब है कम ऊर्जा मतलब कम कार्य और अधिक ऊर्जा मतलब अधिक कार्य। चलिए दोस्तों, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कोई एक आदमी है जो कि लकड़ियों को काट रहा है। तो दोस्तों, शुरुआत में तो इस आदमी के पास बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है और ये अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। थोड़ी देर के बाद इसे ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है और इसे बहुत ही ज्यादा पसीना भी आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी ऊर्जा कम हो गई है। मतलब कम ऊर्जा का मतलब है यहाँ पर ये काम भी कम हो गया है और कुछ समय ऐसा आएगा जहाँ पर कार्य बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा थक जाएगा और कार्य बिल्कुल नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब ये आदमी क्या कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है और आराम करता है और कुछ फल खाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके पास फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिर से लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो काम भी ज्यादा होगा और अगर ऊर्जा शून्य होगी तो कार्य भी शून्य होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कार्य का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि ऊर्जा का परिचय क्या होता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं और गतिज ऊर्जा क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज की पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।
निम्नलिखित में से कार्य का सूत्र क्या है? E बराबर mv, S बराबर d भाग t, W बराबर fs cos थीटा, ऊपर में से कोई नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में से ऊर्जा का एक रूप है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब केंद्र की ओर गति की दिशा है तो केंद्रक बल द्वारा किया जाने वाला कोण क्या है? 0, 90, 180, इनमें से कोई नहीं। जब एक आदमी कुएं से पानी से भरी बाल्टी की रस्सी खींच रहा है तो इनमें से कार्य किसके बराबर होगा? 0, 90, 60, इनमें से कोई नहीं। कम काम का मतलब है कम ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा, अधिक दबाव, ऊपर के सभी। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय रचनाएं का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था रचनाएं की भूमिका और रेखाखंड का विभाजन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखाखंड का विभाजन प्रकार 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। हम आज के रेखाखंड का विभाजन में सीखेंगे एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। इस प्रकार की रचना की 2 स्थितियां हैं। एक में जिस त्रिभुज की रचना करनी है वह दिए गए त्रिभुज से छोटा हो तथा दूसरे में वह बड़ा हो। यहाँ स्केल गुणक का अर्थ रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात से है। इन रचनाओं को समझने के लिए अब हम इस निम्न उदाहरण का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम उदाहरण से सीखते हैं इस प्रकार की रचना को। अभी जो हम रचना सीखेंगे वो होगी हमारे दिए गए त्रिभुज से छोटे समरूप त्रिभुज की। हमारा उदाहरण है एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, अर्थात स्केल गुणक 3/4 है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस प्रकार के रचना के ओर। तो जैसा कि आपको यह उदाहरण पढ़कर समझ आ रहा होगा, यहाँ पर हमें दिया गया होता है कोई त्रिभुज। तो यहाँ हमने मान लिया है कि हमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC और हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हो। ये रहा हमारा दिया गया त्रिभुज ABC। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक अन्य त्रिभुज की रचना की ओर। तो यहाँ पर हमारी रचना का जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा कि BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचिए। यानी कि अब हम एक किरण BX खींचेंगे जो कि BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बना रही हो। ये देखिए, ये हमने खींचा किरण BX। इसके बाद हमारा जो दूसरा चरण है वो है कि BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3 और B4 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1, B2 के, B1, B2 बराबर हो B2, B3 के, B2, B3 बराबर हो B3, B4 के। तो चलिए अब हम BX पर 4 बिंदुओं को अंकित करते हैं। ये हमने अंकित किया 4 बिंदुओं को जो कि हैं B1, B2, B3 और B4। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि B1 बराबर है B1, B2 के, B1, B2 बराबर है B2, B3 के और B2, B3 बराबर है B3, B4 के। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला चरण। हमारा अगला चरण कहता है B4C मिलाइए और B3 से होकर जाने वाली B4C के समांतर एक रेखा BC को C' पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। अब हम यहाँ पर B4C को मिलाएंगे। ये हमने मिलाया B4C को। इसके बाद हम B3 पर B4C के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि रेखा BC को C' पर प्रतिच्छेद करे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने B3 ही क्यों लिया है,
समांतर रेखा खींचने के लिए हमने B3 इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो स्केल गुणक दिया गया है उसमें 3 और 4 में से 3 छोटा है और यहाँ पर हमारे स्केल गुणक में जो संख्या छोटी होगी उससे ही हम समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचना आपने अपने पिछली रचनाओं में सीखा है। चलिए उसी प्रकार हम समांतर रेखा खींचते हैं B3 पर। सबसे पहले हम एक चाप खींचेंगे B4 पर और फिर उसी माप का चाप खींचेंगे B3 पर। फिर हम यह देखेंगे कि वह चाप B4C को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। उस माप को लेकर हम बिल्कुल उसी प्रकार से B3 पर भी चाप खींचेंगे और फिर हम उन दोनों के प्रतिच्छेद को मिला देंगे B3 से, जो कि रेखा BC को प्रतिच्छेद कर रही होगी और जहां वह रेखा BC को प्रतिच्छेद कर रही होगी उसे हम मान लेंगे कि वह C डैश है। इसके बाद हमारी रचना का जो अगला चरण है वो कहता है C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचे। यानी कि अब हम एक समांतर रेखा खींचेंगे CA के, जो कि रेखा AB को प्रतिच्छेद कर रही होगी A डैश पर। तो चलिए अब हम C डैश से एक समांतर रेखा खींचते हैं। समांतर रेखा बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा अभी तक हमने सीखा है कि किस तरह हम खींचते हैं। अब हम चाप के प्रतिच्छेद को मिला देंगे C डैश से, जो कि रेखा AB को प्रतिच्छेद कर रही होगी A डैश पर। यहाँ पर आप आकृति में देख पा रहे होंगे कि आपको अब एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है, जो कि है A डैश B C डैश, और यही त्रिभुज A डैश B C डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह हम किसी भी दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करते हैं, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। इस प्रकार की रचना का भी औचित्य हम पिछली रचनाओं की तरह याद कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रकार के एक प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न कहता है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर हो 6 सेंटीमीटर के, AB बराबर हो 5 सेंटीमीटर के और कोण ABC बराबर हो 60 डिग्री के। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज ABC बनाएंगे। त्रिभुज ABC बनाने के लिए हमें यहाँ दिया गया है BC बराबर है 6 सेंटीमीटर का, तो हम रेखा खींचेंगे BC जो कि बराबर होगी 6 सेंटीमीटर के। उसके बाद हमें दिया गया है कि कोण ABC बराबर है 60 डिग्री के, यानी कि कोण B बराबर है 60 डिग्री के। तो चलिए अब हम B पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाना आप सब जानते होंगे। ये हमने बनाया 60 डिग्री का कोण। इसके बाद हम इस रेखा पर AB की लंबाई माप कर एक चाप खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमने खींचा AB जो कि बराबर था 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम A और C को मिला देंगे। ये हमने मिलाया A और C को, तो इस प्रकार हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है ABC। अब हमें रचना करनी है एक और त्रिभुज की जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की रचना की ओर। रचना में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम BC के शीर्ष A की दूसरी ओर से न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींचेंगे। ये हमने एक किरण BX खींचा BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए। इसके बाद हमारी रचना का जो दूसरा चरण होता है वो है कि BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3 और B4 को इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1, B2 के, B1, B2 बराबर हो B2, B3 के और B2, B3 बराबर हो B3, B4 के। तो ये हम 4 बिंदुओं को अंकित कर रहे हैं BX पर, जो कि है B1, B2, B3 और B4। इसके बाद हमारी रचना का जो अगला चरण होता है वो होता है कि B4C को मिलाइए। ये हमने मिलाया B4C को। इसके बाद हम B3 पर एक समांतर रेखा खींचेंगे B4C के। अब हम यहाँ पर B3 क्यों ले रहे हैं आप सबको पता होगा। तो चलिए
अब हम B3 पर समांतर रेखा खींचते हैं। ये हमने चाप खींचा B4 पर, बिल्कुल उसी माप का चाप खींचेंगे हम B3 पर और फिर उसे मिला देंगे BC से, जो कि BC को प्रतिच्छेद कर रही होगी बिंदु C डैश पर। इसके बाद हमारा अगला चरण कहता है कि C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा AB को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। यानी कि अब हम C डैश पर एक समांतर रेखा खींचेंगे CA के, जो कि AB को प्रतिच्छेद कर रही होगी A डैश पर। समांतर रेखा खींचने की विधि आप जानते हैं। सबसे पहले हम चाप खींचेंगे और कोण का माप ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर हम उसे C डैश से मिला देंगे और वह समांतर रेखा AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी वो कहलाएगा A डैश। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको एक और त्रिभुज प्राप्त हुआ है, जो कि है A डैश B C डैश, और यही त्रिभुज A डैश B C डैश आपका अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह आप दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिनकी आप जरूर रचना करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा रेखाखंड का विभाजन प्रकार 2। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे रेखाखंड का विभाजन प्रकार 3। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का 12वां पाठ विद्युत शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे पाठ का, उसके बाद हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परिचय से। जब भी विद्युत या बिजली शब्द आपके कानों में पड़ता है तो आपके दिमाग में एक चित्र आता होगा जो कि कुछ ऐसा होता होगा या फिर इससे मिलता जुलता होता होगा। ये बिजली के खंभे हैं जो कि हमें सड़क के किनारे या फिर खेतों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में एक और तस्वीर आती होगी जो कि कुछ ऐसी होती होगी। ये वो बिजली का खंभा है जो हमें गलियों में देखने को मिलता है। सबके घरों में जो बिजली आती है वो इन्हीं खंभों से होते हुए आती है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो विद्युत या फिर बिजली शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में आती होंगी। इस पाठ में जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम विद्युत के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और विद्युत के पीछे का जो विज्ञान है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले विद्युत धारा से। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए स्विच को ऑन करते हैं। ये चीज़ आपने अपनी आम जिंदगी में भी देखी होगी कि जैसे आप कमरे के अंदर जाते हो और कमरे में बहुत अंधेरा होता है तो आप क्या करते हो, स्विच को ऑन करके बल्ब जला देते हो। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे विद्युत धारा का प्रवाह होगा और बल्ब जल जाएगा। वहीं अगर आप कमरे से बाहर जा रहे हो तो आप क्या करते हो कि जो स्विच होता है उसे ऑफ कर देते हो और जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो रुक जाता है और बल्ब जलना बंद कर देता है। आप इन दो चीजों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अभी जो आपके सामने चित्र आया है वो टॉर्च का चित्र है। टॉर्च आपने आम जिंदगी में देखी होगी और इस्तेमाल भी की होगी। टॉर्च का इस्तेमाल हमेशा तब किया जाता है जब अंधेरा होता है और बिजली नहीं होती, तो आप उस समय टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉर्च अंदर से कैसे दिखती है। टॉर्च में एक बल्ब लगा होता है, उस बल्ब के पीछे 2 बैटरियां लगी होती है और एक स्विच होता है। स्विच क्या करता है, जो विद्युत परिपथ बनता है पूरा उसको तोड़ देता है या फिर सही समय पर उसको जोड़ भी देता है। जब हमें टॉर्च का उपयोग नहीं करना होता तो हम स्विच को ऑफ कर देते हैं और विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिसके कारण बल्ब जलना बंद कर देता है। जब हमें बल्ब को जलाना होता है तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं और बल्ब जल जाता है। तो ये काम होता है स्विच का। आप इस चित्र को अपनी अपनी कॉपियों में बना लीजिए। अब आगे बात करते हैं जो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। विद्युत धारा का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के सामने है, I = Q/T। यहाँ पर जो I है वो विद्युत धारा है,
Q जो है वो आवेश है और T समय है। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। आप इन दोनों चीजों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं विद्युत परिपथ की। आपके सामने जो अभी चित्र आया है वो विद्युत परिपथ का चित्र है। हालांकि उपकरणों के हिसाब से विद्युत परिपथ बदलता है, लेकिन ये सबसे आम विद्युत परिपथ है। इसमें आप देख सकते हैं बल्ब लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, स्विच है और बैटरी है। ये सब बल्ब, स्विच, एमीटर और बैटरी के प्रतीक हैं। हम लोग कभी भी विद्युत परिपथ में असली चित्र नहीं बनाते, हम हमेशा प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। I जो है वो विद्युत धारा को दर्शाता है। आप इस विद्युत परिपथ को अपनी अपनी कॉपियों में बना लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। अब जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने पाठ का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप विज्ञान की NCERT से इन सब चीज़ों को दोबारा से पढ़ लीजिएगा और साथ ही इनके कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे और प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को
राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। उपलब्ध है तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।